व्यापार एवं पेशे से आय शीर्षक के इस 21वें भाग में आपका पुनः स्वागत है। गत व्याख्यान में व्यापार एवं पेशे शीर्षक की आयों के संबंध में आयकर अधिनियम के प्रावधानों को हम विस्तार से चर्चा कर समाप्त कर चुके हैं। अब हम प्रारंभ करेंगे व्ययों से संबंधित प्रावधानों के बारे में, जिन्हें हम 4 भागों में विभाजित करेंगे। एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली अलाउड इन इनकम टैक्स एक्ट, आयकर अधिनियम में स्पष्टतः स्वीकृत व्यय। एक्सपेंसेस अलाउड और डिसअलाउड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, परिस्थिति अनुसार, प्रकृति अनुसार स्वीकृत एवं अस्वीकृत व्यय। डिडक्शंस फॉर बिजनेस लॉसेज एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्यापारिक हानियों एवं पूंजीगत व्ययों की कटौती। सम एक्सपेंसेस अलाउड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, कुछ व्ययों का कुछ शर्तों के साथ दी जाने वाली कटौती। और अंत एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड, स्पष्टतः अस्वीकृत व्यय। जो पॉइंट नंबर ए है, एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली अलाउड इन इनकम टैक्स एक्ट, स्पष्टतः स्वीकृत व्यय। इस वर्ग में 2 प्रकार के व्ययों को रखा जा सकता है। नंबर 1, जो आयकर अधिनियम 1961 की विभिन्न धाराओं में स्वीकृत किए गए हैं। एंड नंबर 2, जो न्यायालय के विभिन्न निर्णयों अथवा प्रत्यक्ष कर बोर्ड के विभिन्न परिपत्रों के आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं। बी, एक्सपेंसेस अलाउड और डिसअलाउड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, अनेक व्ययों के संबंध में कर की चोरी रोकने के उद्देश्य से विशिष्ट शर्तें पूरी होने पर ही व्यय की कटौती इस शीर्षक में दी जाएगी। इसके अतिरिक्त धारा 37 में अनेक व्ययों को वाणिज्यिक आधार पर कटौती मिलती है, जो व्ययों की प्रकृति पर निर्भर करेगी। डिडक्शंस फॉर बिजनेस लॉसेज एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्यवसाय में अनेक प्रकार की हानियां एवं पूंजीगत व्यय होते हैं। इनमें से कुछ की कटौती आयगत व्ययों की तरह इस शीर्षक में दी जाती है, जिनका विस्तार से वर्णन इस शीर्षक के अंतर्गत किया जाएगा। सम एक्सपेंसेस अलाउड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, कुछ व्ययों की सशर्त कटौती। आयकर अधिनियम में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनमें कुछ व्ययों की कटौती किस्तों में मिलती है, और कुछ व्यय तभी स्वीकृत होते हैं जब उनका भुगतान गत वर्ष में या कर विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पूर्व हो जाए। कुछ व्यय तभी स्वीकृत होते हैं जब उनका भुगतान खाते में जमा होने वाले चेक अथवा डिमांड द्वारा प्राप्त हो। इन सभी शर्तों का भी अध्ययन हम डी बिंदु के विस्तार से विवरण के साथ करेंगे। ई पॉइंट, एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड, स्पष्टतया अस्वीकृत व्यय। आयकर अधिनियम 1961 की विभिन्न धाराओं में कुछ व्ययों को बताया गया है जो स्पष्टतः अस्वीकृत है, यानी कुछ व्यय इस प्रकार के होते हैं कि उनकी कटौती व्यवसाय एवं पेशे से आय के संबंध में नहीं दी जा सकती। उनका विवरण विस्तार से हम ई बिंदु का अध्ययन करते समय करेंगे। इस व्याख्यान में हम प्रारंभ करते हैं ए बिंदु से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के बारे में। एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली अलाउड इन इनकम टैक्स एक्ट, आयकर अधिनियम 1961 में स्पष्ट स्वीकृत व्यय। प्रत्येक व्यवसाय का संचालन करते समय आय प्राप्त करने हेतु कई प्रकार के व्यावसायिक व्यय करने होते हैं।
इनकी कोई निश्चित सूची नहीं बनाई जा सकती है। ऐसे व्ययों के संबंध में धारा 30 से 40 तक विभिन्न प्रावधान हैं जिन्हें कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। भवन का किराया, कर, दर, बीमा एवं मरम्मत व्यय। एक व्यवसाय में प्रयुक्त सभी प्रकार के भवन जैसे कारखाना, कार्यालय, गोदाम, शोरूम आदि पर लगाए गए भूमि कर, मकान कर, मरम्मत, बीमा आदि व्यय स्वीकृत होंगे, परंतु भवन के किराए की छूट सिर्फ किराए पर लिए हुए मकानों पर मिलेगी। अर्थात यदि कोई भवन व्यवसाय के स्वामी का है तो उसके संबंध में कोई प्रकार की किराए की कटौती नहीं दी जाएगी। नंबर 2, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट, मशीन एवं फर्नीचर की मरम्मत व बीमा व्यय। व्यापार से संबंधित सभी प्रकार की मशीन, संयंत्र एवं फर्नीचर पर मरम्मत एवं बीमा व्यय स्वीकृत होता है। मरम्मत के संबंध में केवल आयगत प्रकृति के व्ययों को ही छूट मिलती है। मरम्मत एवं सुधार के व्ययों में किसे आयगत माना जाए और किसे पूंजीगत माना जाए, यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ऐसा निर्धारण वित्तीय लेखांकन के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार न होकर न्यायालय के विभिन्न निर्णयों, बोर्ड के परिपत्रों एवं राजकीय अधिसूचनाओं पर निर्भर करता है, जिन पर विस्तार से अध्ययन हम आगे करेंगे। नंबर 3, डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। मशीन, भवन, फर्नीचर एवं अमूर्त संपत्तियों पर मूल्यह्रास। इनके बारे में हम गत व्याख्यानों में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। इनके पुनरावलोकन के लिए आप YouTube पर अपलोड किए गए मूल्यह्रास से संबंधित पूर्व के व्याख्यानों को एक बार पुनः ध्यान से सुन लीजिए। पॉइंट नंबर 4, डिडक्शंस अलाउड टू प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन। पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु दी जाने वाली छूटें। धारा 33 में कुछ विनियोगों को प्रोत्साहित करने के लिए छूट दी जाती है। चाय बोर्ड, रबर बोर्ड एवं कॉफी बोर्ड खाते में जमा राशि हेतु इस खाते में जमा की गई राशि अथवा यह छूट घटाने से पहले व्यापार के लाभों का 40% दोनों में से जो भी कम हो उसकी छूट दी जाती है। भूमि पुनर्स्थापना निधि, साइट रिस्टोरेशन अकाउंट। पेट्रोलियम अथवा गैस अथवा दोनों के उत्पादन एवं विकास कार्य में संलग्न करदाताओं के खाते में जमा कराई गई राशि अथवा ऐसे व्यवसाय के लाभ के 20% में से जो भी कम हो उसकी छूट दी जाती है। इन दोनों के संबंध में विस्तार से वर्णन हम मूल्यह्रास के प्रावधानों को समझते समय पूर्व के व्याख्यानों में कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 5, इंश्योरेंस ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक। कच्चे एवं निर्मित माल का बीमा प्रीमियम। व्यापार एवं पेशे में प्रयुक्त कच्चे एवं निर्मित माल की हानि को बचाने के लिए यदि उसका बीमा करवाया जाता है और बीमा प्रीमियम चुकाया जाता है तो ऐसा बीमा प्रीमियम व्यय के रूप में व्यापार एवं पेशे की आय में से स्वीकृत किया जाएगा। पॉइंट नंबर 6, इंश्योरेंस ऑफ एनिमल्स बाय सोसाइटी। सहकारी समिति द्वारा पशुओं का बीमा। दूध बेचने वाली सहकारी समिति द्वारा यदि अपने सदस्यों के पशुधन का बीमा करवाया जाता है तो ऐसा बीमा व्यय स्वीकृत किया गया है। यदि किसी अन्य प्रकार के करदाता द्वारा अपने व्यवसाय में प्रयुक्त पशुधन का बीमा
करवाया जाए तो उसे भी इस संबंध में कटौती मिल सकती है, परंतु ऐसी कटौती धारा 37 के प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी। पॉइंट नंबर 7, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम। कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए यदि चेक द्वारा भुगतान करके सामान्य बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंस कंपनी और जीआईसी की किसी ऐसी योजना में बीमा करवाया जाए जो केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित हो, तो ऐसे व्यय व्यापार एवं पेशे शीर्षक की आय में से कटौती योग्य होंगे। पॉइंट नंबर 8, लॉस ड्यू टू डेड और इनकैपेबल एनिमल्स, मृत या अयोग्य पशुओं से होने वाली हानि। व्यापार एवं पेशे में प्रयुक्त पशु यदि पूर्णतः कार्य के अयोग्य हो जाएं या मर जाएं तो पशु के खरीद मूल्य एवं बिक्री मूल्य से प्राप्त राशि मृत्यु की दशा में चमड़े से एवं हड्डियों की बिक्री से प्राप्त राशि के अंतर के बराबर राशि व्यय के रूप में स्वीकृत होगी। यदि करदाता पशुओं का व्यापार करता है तो स्टॉक के रूप में रखे गए पशुओं की मृत्यु से हानि की छूट इस धारा में नहीं मिलेगी, बल्कि धारा 37 के प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी। पॉइंट नंबर 9, इंटरेस्ट, ब्याज। व्यापार के लिए उधार लिए गए ऋण पर ब्याज की छूट दी जाएगी। इस संबंध में प्रावधान इस प्रकार है। नंबर 1, यदि ऋण व्यक्तिगत कार्यों के लिए प्रयोग में लिया जाए तो ब्याज की छूट नहीं मिलेगी। नंबर 2, एकल व्यापारी को स्वयं की पूंजी पर ब्याज की छूट नहीं मिलती है, परंतु साझेदारी फर्म द्वारा साझेदारों को दिए गए पूंजी पर ब्याज धारा 40 उपधारा बी के अनुसार छूट स्वीकृत की जाती है। नंबर 3, स्थायी संपत्तियों के निर्माण के लिए ऋण पर ब्याज को पूंजीगत व्यय मानकर संपत्ति की लागत में जोड़ देते हैं, परंतु संपत्ति का व्यापार में प्रयोग प्रारंभ होने के बाद दिया गया ब्याज आयगत व्यय माना जाएगा और व्यापार एवं पेशे से आय शीर्षक में कर योग्य होगा। आयकर अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई करदाता गत वर्ष में अपने विद्यमान व्यवसाय हेतु भी कोई संपत्ति ऋण लेकर क्रय करता है और कुछ समय तक उस संपत्ति का व्यवसाय में प्रयोग नहीं हो पाता है, तो उस दशा में जितने समय तक संपत्ति का व्यवसाय में प्रयोग प्रारंभ नहीं होता है उतने समय का ब्याज व्यय के रूप में स्वीकृत नहीं होगा, वरन संपत्ति की लागत में जोड़ दिया जाएगा। पहले व्यवसाय प्रारंभ होने के बाद यदि संपत्ति ऋण लेकर क्रय की जाती है थी और कुछ समय उसका उपयोग नहीं होता था तो उस अवधि का ब्याज व्यय के रूप में स्वीकृत होता था। धारा 43 बी के अनुसार वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों से लिए गए ऋण पर ब्याज की छूट तभी मिलेगी जब आयकर का प्रतिवेदन विवरण रिटर्न फाइल करने से पहले इनका वास्तव में भुगतान कर दिया गया हो। पॉइंट नंबर 10, लॉस ड्यू टू बैड डेब्ट्स, अशुद्ध ऋण अथवा डूबत ऋण से हानि। लॉस ड्यू टू बैड डेब्ट्स के विभिन्न प्रावधान धारा 36 उपधारा 1 साथ में दिए गए हैं। गत वर्ष में डूबत ऋण के रूप में अपलिखित की गई राशि की छूट मिलती है, बशर्ते कि धारा 36 उपधारा 2 में वर्णित शर्तों की अनुपालना हो जाए। ऋण से आशय वस्तुओं एवं सेवाओं की उधार बिक्री से है जिसे आय की गणना करते समय लेखों में दर्शाया गया हो, अथवा बैंकिंग एवं अन्य ऋण देने वाले व्यवसाय में उधार दी गई राशि से है। यदि इस प्रकार के ऋण अथवा उस पर ब्याज की राशि प्राप्त होने की कोई संभावना न हो तो ऐसे अशुद्ध ऋण को व्यय के रूप में लेखा पुस्तकों में दिखाया जाएगा। इस संबंध में अन्य नियम इस प्रकार है। नंबर 1,
यदि कोई देनदारी या ऋण वास्तविक रूप में होना चाहिए, ऐसी देनदारी व्यवसाय से संबंधित होनी चाहिए, ऋण की राशि को पिछले वर्षों में लेखा पुस्तकों में दिखाया गया हो, मांगी गई छूट के बराबर राशि लेखा पुस्तकों में अपलिखित कर दी गई हो। डूबत देनदारी की छूट तभी मिल सकती है जबकि इसे गत वर्ष में या गत वर्ष से पूर्व के वर्षों में आय के रूप में सम्मिलित किया गया हो। यदि यह डूबत ऋण राशि उधार दी गई रकम के संबंध में हो तो इसकी छूट तभी मिल सकती है जबकि वह राशि बैंकिंग या वित्त उधार देने वाले अन्य व्यवसाय में सामान्य व्यवहारों के कारण हो। नेक्स्ट, यदि ब्याज की राशि अर्जित होने पर आय के रूप में कर योग्य हो तो ब्याज वसूल न होने पर उसकी डूबत ऋण के रूप में छूट मिल सकती है। नेक्स्ट, जितनी राशि खातों में अपलिखित की गई है उसकी छूट मिलेगी, चाहे कर निर्धारण अधिकारी की राय में ऐसी राशि कुछ वर्षों पूर्व ही डूबत हो चुकी हो या उसकी राय में ऐसी राशि अभी डूबत नहीं हुई हो। नेक्स्ट, एक चलता हुआ व्यवसाय खरीदने की दशा में उन देनदारों पर डूबत राशि की छूट नहीं मिलती जो व्यापार खरीदते समय विक्रेता की पुस्तकों में दिखाए गए हों, परंतु यदि किसी व्यक्ति ने कोई व्यवसाय उत्तराधिकार में प्राप्त किया हो तो ऐसे देनदारों के लिए भी डूबत ऋण की छूट मिलेगी जो कि इस व्यवसाय के पूर्व स्वामी द्वारा माल या सेवा की पूर्ति करने के कारण उत्पन्न हुए हों। नेक्स्ट, यदि किसी देनदार से अंतिम वसूली उस राशि से कम होती है जितनी उससे प्राप्त होनी थी तो उस अपलिखित करने पर डूबत ऋण की छूट मिलेगी। अशुद्ध ऋण राशि ज्ञात करने को सूत्र रूप में हम बता सकते हैं, बैड डेब्ट्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डेटर माइनस दो राशियां घटाई जाएगी, फाइनल रिकवरी एवं ऑल दी बैड डेब्ट्स ऑलरेडी अलाउड एज डिडक्शन इन एनी प्रीवियस ईयर। इस संबंध में दो बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना आवश्यक है। यदि अंतिम वसूली व पूर्व में स्वीकृत अशुद्ध ऋण का योग ऋण राशि से अधिक हो तो ऐसा आधिक्य कर योग्य होगा। डूबत ऋण आयोजन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स की छूट नहीं दी जाएगी। बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स BTT करदाता द्वारा गत वर्ष में बैंक से नकद में किए गए लेन देनों पर बैंक द्वारा लगाया गया कर व्यय के रूप में स्वीकृत होता है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स यानी BTT को अब समाप्त कर दिया गया है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स STT प्रतिभूति लेन देन पर कर। यदि अंश या अन्य प्रतिभूति व्यवसाय से संबंधित है तो उसके विक्रय से संबंधित प्रतिभूति लेन देन कर व्यय के रूप में स्वीकृत होगा। नेक्स्ट, कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स CTT वस्तु लेन देन कर। इस प्रकार के चुकाए गए कर व्यय के रूप में स्वीकृत होंगे यदि कमोडिटीज यानी वस्तुओं के लेन देन का कोई व्यापार किया जाता है। पॉइंट नंबर 14, डिडक्शन फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस प्रारंभिक व्ययों के संबंध में कटौती। नया व्यवसाय प्रारंभ करने पर प्रारंभिक व्ययों से तात्पर्य उन व्ययों से है जो व्यापार प्रारंभ करने से पूर्व किए जाएं, जबकि पुराने व्यवसाय की दशा में प्रारंभिक व्ययों से तात्पर्य उन व्ययों से हैं जो पुराने उद्योग के विस्तार पर या नई औद्योगिक इकाई लगाने पर किए जाएं। प्रारंभिक व्ययों में कटौती से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि इसमें कौन कौन से व्यय सम्मिलित किए जाते हैं। नंबर 1, व्यवसाय के लिए साध्यता प्रतिवेदन फिजिबिलिटी रिपोर्ट
या परियोजना प्रतिवेदन प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने के लिए किए गए व्यय। नंबर 2, बाजार शोध मार्केट सर्वे या अभियांत्रिक सेवाओं इंजीनियरिंग सर्विसेज के संबंध में किए गए व्यय। नंबर 3, करदाता एवं अन्य व्यक्तियों के बीच अनुबंधों के कानूनी व्यय लीगल एक्सपेंसेस। नंबर 4, कंपनी की दशा में सीमा नियम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अंतर नियम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रविवरण प्रोस्पेक्टस एवं अंश आवेदन पत्र शेयर एप्लीकेशन फॉर्म आदि के व्यय। अंश निर्गमन के संबंध में विज्ञापन, दलाली एवं अभिगोपन एडवर्टाइजमेंट, ब्रोकरेज और अंडरराइटिंग के संबंध में किए गए व्यय। साझेदारी फर्म की दशा में साझेदारी संलेख बनवाने के व्यय पूंजीगत व्यय माने जाते हैं, अतः इनकी आयगत व्यय के रूप में छूट नहीं मिलती। ऐसे व्यय प्रारंभिक व्यय भी नहीं माने जाते हैं, अतः ऐसे व्ययों की छूट प्रारंभिक व्यय के रूप में भी नहीं मिलती है, अतः ऐसे व्यय पूर्णतः अस्वीकृत होते हैं। प्रारंभिक व्ययों की व्यय करने वाले वर्ष से प्रारंभ करते हुए 5 वर्षों में 5 समान किस्तों में कटौती दी जाती है। प्रारंभिक व्ययों की कटौती निर्माणी उद्योग के अतिरिक्त सेवा प्रदान करने वाले उद्योगों को भी दी जाएगी। इस संबंध में व्ययों की छूट के लिए व्ययों की ऊपरी सीमा मैक्सिमम लिमिट भी आयकर अधिनियम में तय की गई है। ऐसे व्यय परियोजना लागत के 5% तक स्वीकृत होते हैं। जैसे यदि किसी करदाता की परियोजना लागत 10 लाख रुपए एवं प्रारंभिक व्यय 60,000 रुपये हो तो कुल प्रारंभिक व्यय 10 लाख के 5% अर्थात 50,000 रुपये की सीमा तक ही कटौती योग्य होंगे एवं इसका 1/5 भाग यानी 10,000 रुपये प्रति वर्ष 5 वर्षों तक कटौती के लिए उस वर्ष से प्रारंभ होते हुए जिस वर्ष ऐसे व्यय किए गए दी जाती रहेगी। वास्तविक व्यय 60,000 रुपये और स्वीकृत व्यय 50,000 रुपये, 10,000 रुपये अस्वीकृत होंगे और इसकी कटौती कभी नहीं दी जाएगी। कंपनी करदाता की स्थिति में ऐसे व्यय परियोजना लागत के 5% या विनियोजित पूंजी के 5% दोनों में से जो भी अधिक हो उस सीमा तक स्वीकृत किए जाते हैं। यदि कोई प्रारंभिक व्यय 31 मार्च 1998 तक किए गए हों तो ऐसे व्ययों की 10 समान किस्तों में छूट मिलती थी। क्योंकि यह प्रावधान 2008 में समाप्त हो गया है, अतः गत वर्ष के लिए इस प्रावधान का अब कोई प्रभाव नहीं रहा है। हालांकि अध्ययन के लिए अभी भी यह प्रावधान आयकर अधिनियम में मौजूद है। पॉइंट नंबर 15, एक्सपेंडिचर ऑफ लाइसेंस टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। दूर संचार सेवाओं के लाइसेंस पर व्ययों के लिए अधिकार अवधि में कटौती। यदि दूर संचार सेवाओं का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कोई पूंजीगत व्यय किया जाए तो ऐसे व्ययों की कटौती मिलेगी। ऐसे व्ययों का भुगतान करने वाले वर्ष से अधिकार प्राप्ति के कुल वर्षों में समान राशि की कटौती मिलेगी। यदि लेखे देय आधार पर रखे जाएं तो भी यह कटौती उसी वर्ष से प्रारंभ होगी जिस वर्ष में ऐसे व्ययों का वास्तव में भुगतान किया जाए। इस संबंध में अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार से है। इस धारा में कटौती मिलने के बाद लाइसेंस प्राप्त करने के व्ययों के संबंध में कोई भी हास की कटौती स्वीकृत नहीं होती है। यदि एकीकरण की किसी योजना में ऐसे अधिकार प्राप्त करने वाली कंपनी का विलय किसी अन्य कंपनी के साथ हो जाए तो ऐसी अन्य कंपनी पर इस धारा के प्रावधान उसी प्रकार से लागू होंगे जैसे विलय होने वाली कंपनी पर लागू होते थे। यदि दूर संचार सेवाओं को प्राप्त करने संबंधी अधिकार की अवधि से पूर्व ही
समाप्त हो जाए तो जिस गत वर्ष में ऐसा अधिकार समाप्त हुए हैं उस गत वर्ष में उनके संबंध में अपलिखित न की गई राशि की कटौती दी जाएगी। यदि दूरसंचार सेवाओं को प्राप्त करने संबंधी सभी अधिकार गत वर्ष में बेच दिए जाएं एवं विक्रय से प्राप्त राशि इस संबंध में अपलिखित न की गई राशि से अधिक हो तो विक्रय से प्राप्त राशि एवं अपलिखित न की गई राशि का अंतर उस गत वर्ष की आय मानी जाएगी जिस गत वर्ष में ऐसे अधिकार बेच दिए गए हैं। यदि किसी गत वर्ष में दूरसंचार सेवाओं को प्राप्त करने संबंधी अधिकारों का एक भाग बेच दिया जाता है एवं ऐसे विक्रय से प्राप्त राशि इस संबंध में अपलिखित न की गई राशि से कम है तो दोनों के अंतर के बराबर राशि की शेष वर्षों में समान रूप से कटौती मिलेगी। पॉइंट नंबर 16, डिडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम फीस। स्पेक्ट्रम शुल्क की कटौती। किसी हवाई सेवा की नीलामी अथवा दूरसंचार व्यवसाय टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस के लिए किसी स्पेक्ट्रम की नीलामी के संबंध में एक मुश्त भुगतान किया जाए तो इसकी कटौती उतने वर्षों में समान किस्तों में मिलेगी जितने वर्षों के लिए इस प्रकार के भुगतान से अधिकार मिले हैं। पॉइंट नंबर 17, कुछ खनिजों की खोज पर व्ययों के लिए 10 समान किस्तों में कटौती। अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सर्च फॉर मिनरल इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। यदि कोई निवासी करदाता 11वीं अनुसूची में वर्णित खनिजों की खोज एवं विकास पर कोई व्यय करता है तो इस प्रकार के व्ययों की 10 समान किस्तों में कटौती मिलेगी। इस धारा के अंतर्गत कटौती के लिए कुल व्यय से तात्पर्य उस व्यय से है जो गत वर्ष एवं गत वर्षों से पूर्व के 4 वर्षों में किए गए हों जिसमें कि उत्पादन प्रारंभ हुआ है। यदि ऐसे खनिजों की खोज करने एवं विकास करने पर कोई राशि प्राप्त हुई है तो उसे घटा दिया जाएगा। इसमें कुछ व्ययों को सम्मिलित नहीं किया जाता, वे इस प्रकार है। नंबर 1, भूमि खरीदने या भूमि का अधिकार प्राप्त करने के व्यय। नंबर 2, खनन कार्य करने के व्यय। नंबर 3, ऐसे पूंजीगत व्यय जो भवन, मशीन या अन्य प्रकार की संपत्ति प्राप्त करने के लिए किए जाएं तथा जिन पर नियमानुसार हास की कटौती मिलती है। खनिजों की खोज पर किए गए व्ययों के संबंध में अन्य प्रावधान इस प्रकार है। ए, खनिजों की खोज के संबंध में कटौती की अशोधित राशि। यदि किसी गत वर्ष में खनन कार्य में संलग्न करदाता की इस प्रकार की व्यवसाय से आय इस संबंध में दी जाने वाली किस्त की राशि से कम है तो इसकी कटौती ऐसे व्यवसाय से आय तक सीमित रहेगी। कटौती की न घटाई जाने वाली राशि को आगे के वर्षों में ले जाया जाएगा एवं अगले वर्ष दी जाने वाली कटौती के साथ जोड़ दिया जाएगा। यदि ऐसे आगे ले जाने वाली राशि की कटौती खनन कार्य प्रारंभ करने वाले वर्ष से 10वें वर्ष तक समायोजित न की जा सके तो इसे आगे नहीं ले जाया जा सकता है। ब, धारा 35D एवं 35E में अंकेक्षण की व्यवस्था। जिन करदाताओं के लिए अन्य वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत अंकेक्षण करवाना अनिवार्य नहीं है उन करदाताओं को प्रथम वर्ष में खनिज के संबंध में कटौती तभी दी जाएगी जब इस संबंध में व्यय की गई राशि का अंकेक्षण किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा करवा लिया जाए एवं अंकेक्षण की हस्ताक्षर सहित प्रमाणित रिपोर्ट आयकर प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर दी जाए। पॉइंट नंबर 18, अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट स्कीम। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर भुगतान की गई राशि की कटौती। यदि व्यवसाय में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने पर कुछ कर्मचारियों ने इस योजना का लाभ लेते हुए कोई राशि प्राप्त की हो तो व्यवसायी द्वारा किए गए ऐसे भुगतान की 5 समान किस्तों में कटौती मिलेगी। पहली बार कटौती उस वर्ष में मिलेगी जिस वर्ष में ऐसा भुगतान किया गया हो। यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना एक से अधिक बार लागू की जाए
अथवा प्रति वर्ष लागू की जाए तो प्रत्येक वर्ष किए गए भुगतान का अलग अलग हिसाब रखा जाएगा एवं प्रत्येक वर्ष किए गए व्यय की 5 किस्तों में कटौती दी जाएगी। 19. डिडक्शन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड। पूंजीगत व्ययों के लिए कटौती। पूंजीगत व्ययों की कटौती संबंधी प्रावधानों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, सामान्य कटौती। धारा 35 में वैज्ञानिक अनुसंधान के वास्तविक पूंजीगत एवं आयगत व्ययों की कटौती। 2, भारित कटौती, वेटेड डिडक्शन। कृषि विस्तार परियोजना हेतु धारा 35 ट्रिपल सी एवं सामाजिक उत्थान हेतु विशिष्ट व्यवसायों की परियोजना पर धारा 35 AD में भारित कटौती। वैज्ञानिक अनुसंधान पर वास्तविक पूंजीगत एवं आयगत व्ययों की कटौती। डिडक्शन फॉर एक्चुअल कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपने स्वयं की प्रयोगशाला विकसित करके उसमें विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 43(4) के अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान से तात्पर्य किसी ऐसे कार्य से है जिसमें प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञान, नेचुरल एंड अप्लाइड साइंस जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन आदि से संबंधित ज्ञान की वृद्धि हो। ऐसे अनुसंधानों पर किए गए पूंजीगत एवं आयगत व्ययों के बारे में जो छूट मिलती है उसके प्रावधान इस प्रकार है। ए, स्वयं के व्यवसाय से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय। एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च फॉर द प्रेजेंट बिजनेस। एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा संचालित अनुसंधानों पर किए गए व्यय निम्नलिखित 2 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1, वैज्ञानिक अनुसंधान पर गत वर्ष में आयगत व्यय। करदाता द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान पर किए गए समस्त आयगत व्ययों की छूट दी जाती है। ऐसी छूट तभी दी जा सकती है जब उसके द्वारा गत वर्ष में चलाया गया वैज्ञानिक अनुसंधान उसके व्यवसाय से संबंधित हो अथवा ऐसे व्ययों की छूट नहीं दी जाएगी। नंबर 2, वैज्ञानिक अनुसंधान पर गत वर्ष में पूंजीगत व्यय। करदाता द्वारा स्वयं के व्यवसाय हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए खरीदे गए मशीन, प्लांट, फर्नीचर एवं भवन आदि पर किए गए कुल पूंजीगत व्ययों की गत वर्ष में आयगत व्यय के रूप में छूट मिलेगी। ऐसी छूट तभी दी जा सकती है जब उसके द्वारा गत वर्ष में चलाया गया वैज्ञानिक अनुसंधान उसके व्यवसाय से संबंधित हो, अन्यथा ऐसे व्ययों की छूट नहीं मिलेगी। यदि वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु जमीन का अधिकार खरीदने के लिए अथवा जमीन खरीदने के लिए कोई धनराशि व्यय की जाती है तो इस प्रकार के पूंजीगत व्ययों की कोई छूट नहीं मिलती है। यदि कोई निर्मित भवन खरीदा जाता है तो ऐसा भवन छूट के लिए योग्य होगा, परंतु ऐसे भवन की लागत में सम्मिलित जमीन की लागत पर छूट नहीं मिलेगी। भविष्य में प्रारंभ होने वाले व्यवसाय से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान पर आयगत एवं पूंजीगत व्यय। यदि करदाता द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान पर ऐसा कोई आयगत अथवा पूंजीगत व्यय किया जाता है जो कि उसके व्यवसाय से संबंधित नहीं है तो उसे उस गत वर्ष में ऐसे व्ययों की कोई छूट नहीं मिलती है जिस वर्ष में यह व्यय किए गए हैं। यदि करदाता 3 वर्षों में ऐसा कोई व्यवसाय प्रारंभ कर लेता है जिसके लिए पिछले 3 वर्षों में शोध कार्य किया गया था तो जिस वर्ष में ऐसा व्यवसाय प्रारंभ कर दिया जाता है उस वर्ष में पूर्व के वर्षों में किए गए पूंजीगत एवं आयगत व्ययों की छूट दे दी जाती है। ऐसी छूट केवल उन्हीं व्ययों की मिलेगी जो निर्धारित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर दिए गए हों। इस संबंध में अन्य प्रावधान इस प्रकार है। नंबर 1, वैज्ञानिक अनुसंधान पर गत 3 वर्षों में आयगत व्यय। सिर्फ ऐसे आयगत व्ययों की छूट मिलेगी जो कि व्यवसाय शुरू होने के तुरंत पिछले 3 वर्षों में किए गए हों। जैसे यदि व्यवसाय गत वर्ष में 10 दिसंबर 2019 को प्रारंभ किया गया है तो गत 3 वर्षों से आशय 10 दिसंबर 2016 से
9 दिसंबर 2019 18 तक की अवधि से है। 16, 17, 17, 18 और 18, 19 इस अवधि में किए गए आयगत व्ययों की छूट गत वर्ष 2019-20 में मिलेगी। इस प्रकार 3 वर्षों से तात्पर्य 3 वित्त वर्षों से नहीं है। पिछले 3 वर्षों के आयगत व्ययों में भी केवल खरीदी गई सामग्री एवं कर्मचारियों के वेतन एवं मजदूरी के व्यय ही स्वीकृत किए जाते हैं। पिछले 3 वर्षों में शोध पर सामग्री एवं श्रमिकों के पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य प्रकार के आयगत व्ययों के संबंध में कटौती कभी भी नहीं मिल सकती है। जैसे यदि पिछले 3 वर्षों में भवन का किराया, मशीनों की मरम्मत, कर्मचारियों को दिया गया अनुलाभ, सफाई या बिजली आदि के व्यय किए गए हों तो उनकी छूट नहीं दी जाती है। यदि व्यवसाय 10 दिसंबर 2019 से प्रारंभ हो चुका है तो 10 दिसंबर 2019 को अथवा उसके बाद के सभी आयगत व्ययों की आयकर अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार छूट मिलेगी। नंबर 2, वैज्ञानिक अनुसंधान पर गत 3 वर्षों में पूंजीगत व्यय। यदि पिछले 3 वर्षों में कोई पूंजीगत व्यय किया गया हो तो यह माना जाएगा कि यह व्यय उसी वर्ष किया गया है जिस वर्ष में ऐसा व्यवसाय प्रारंभ कर दिया गया है और उसी अनुरूप उसकी छूट मिल जाएगी। परंतु जमीन या जमीन के अधिकार क्रय करने पर किए गए व्ययों की छूट नहीं दी जाती है। वैज्ञानिक अनुसंधान के अशोधित पूंजीगत व्यय। वैज्ञानिक अनुसंधान के पूंजीगत व्यय तभी घटा सकते हैं जब व्यवसाय से आय शीर्षक में पर्याप्त लाभ हो। अपर्याप्त लाभ होने पर शेष रहे पूंजीगत वैज्ञानिक अनुसंधान के व्यय आगे के वर्षों में उसी प्रकार अपलिखित किए जाएंगे जैसे कि अशोधित हास को आगे के व्यय के रूप में ले जाने पर स्वीकृति दी जाती है। इसके विपरीत अपर्याप्त लाभ होने पर भी सारे आयगत व्ययों को घटा दिया जाता है, चाहे इस प्रकार के व्यय घटाने की दशा में व्यवसाय से आय शीर्षक में हानि की स्थिति ही आ जाए। अतः वैज्ञानिक अनुसंधान के अशोधित आयगत व्यय व्यवसाय से हानि के रूप में आगे के वर्षों में ले जाए जाते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु प्रयोग की गई संपत्ति के हस्तांतरण करने पर कर योग्य आय। इस स्थिति में निम्नलिखित 2 परिस्थितियां हो सकती है। ए, यदि वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त संपत्ति का सामान्य व्यवसाय में प्रयोग न हो। यदि वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु कोई संपत्ति क्रय की गई हो तथा ऐसी संपत्ति पर गत वर्ष से पूर्व के वर्षों में एक मुश्त कटौती मिली हो तो गत वर्ष में ऐसी संपत्ति को बेचने पर निम्नलिखित राशियों में से कम राशि गत वर्ष की व्यवसाय से आय मानी जाएगी। यदि वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त संपत्ति लागत मूल्य से अधिक में बेची जाए तो आधिक्य अल्पकालीन पूंजीगत लाभ माना जाएगा। नंबर 1, विक्रय मूल्य प्लस संपत्ति के संबंध में स्वीकृत कटौतियां माइनस संपत्ति पर पूंजीगत व्यय। या नंबर 2, ऐसी संपत्ति के संबंध में स्वीकृत कटौती जो 1 और 2 दोनों में से कम हो। वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु खरीदे गए मकान में भूमि की लागत की कटौती नहीं मिलती है तथा 1 अप्रैल 1984 से पूर्व किए गए पूंजीगत व्ययों की राशि हेतु ऐसे व्ययों की 1.25 टाइम्स सवा गुना कटौती, जिसे भारित कटौती कहा जाता है, मिलती थी। अतः यह आवश्यक नहीं है कि कटौती वास्तविक पूंजीगत व्यय की ही मिली हो। दूसरी परिस्थिति हो सकती है बी, यदि वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त संपत्ति का पहल सामान्य व्यवसाय में प्रयोग हो फिर संपत्ति बेची जाए। अर्थात सबसे पहले वह संपत्ति वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयोग में आई, फिर उसे सामान्य व्यवसाय में प्रयोग में लिया एवं तत्पश्चात उसे बेचा गया। यदि वैज्ञानिक अनुसंधान में
प्रयुक्त संपत्ति बाद में करदाता के सामान्य व्यवसाय में प्रयुक्त की जाए तो ऐसी संपत्ति पर पूर्व में मिली 100% कटौती के कारण इसका पुस्तक मूल्य शून्य माना जाएगा एवं तदनुसार संपत्ति की ब्लॉक राशि में कोई वृद्धि नहीं होगी। एक बार ब्लॉक में सम्मिलित होने के बाद ऐसी संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त संपूर्ण राशि संपत्तियों के ब्लॉक में से घटा दी जाती है एवं इस प्रकार संपत्ति बेचने से कोई भी व्यावसायिक लाभ हानि अथवा पूंजीगत लाभ हानि नहीं होती। ब्लॉक में सभी संपत्तियां बेच देने से या ब्लॉक में ऋणात्मक शेष रहने से कोई अल्पकालीन पूंजीगत लाभ हानि हो सकती है। कृषि विस्तार एवं विशिष्ट व्यवसायों की परियोजना पर व्ययों की भारित कटौती। धारा 35 CCC एवं 35 AD में विशेष परियोजनाओं पर कुछ शर्तों के साथ पूंजीगत एवं आयगत व्ययों के लिए भारित कटौती दी जाती है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, अधिघोषित कृषि विस्तार परियोजना हेतु किए गए व्ययों की भारित कटौती। वेटेड डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। यदि कोई भी करदाता अधिघोषित कृषि विस्तार परियोजना पर कोई व्यय करता है तो ऐसे व्ययों के संबंध में 150% की दर से भारित कटौती मिलेगी। इस धारा में कर निर्धारण वर्ष 2020-21 तक पूर्वानुसार 150% की भारित कटौती मिलती रहेगी। विशिष्ट व्यवसायों की परियोजनाओं के लिए पात्र पूंजीगत एवं आयगत व्ययों की भारित कटौती। वेटेड डिडक्शन फॉर एलिजिबल कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। पूर्व में विशिष्ट व्यवसायों की परियोजनाओं के पात्र पूंजीगत एवं आयगत व्ययों के बराबर कटौती दी जाती थी, परंतु वर्तमान में कुछ परियोजनाओं के लिए भारित कटौती दी जाती है और वो व्यवसाय एवं परियोजनाएं इस प्रकार है। नंबर 1, शीत श्रृंखला सुविधा कोल्ड चेन फैसिलिटी, इसकी स्थापना एवं संचालन। कृषि उत्पादों के संग्रहण एवं भंडारण की स्थापना एवं संचालन। 2 सितारा या उससे अधिक श्रेणी की होटल का भारत में निर्माण एवं संचालन। कम से कम 100 बिस्तर वाले अस्पताल का भारत में निर्माण एवं संचालन। केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के निर्देशानुसार कच्ची बस्ती के पुनरुत्थान हेतु आवासीय योजना। केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के निर्देशानुसार एवं अधिघोषित वहन करने योग्य आवास की योजना, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। खाद अथवा उर्वरक का भारत में उत्पादन। मधुमक्खी पालन से शहद एवं छत्ते के मोम का उत्पादन। अंतर्देशीय आदान पात्र आगार, इनलैंड कंटेनर डिपो एवं आदान पात्र भाड़ा फ्रेट स्टेशन की स्थापना पर एवं संचालन पर। शक्कर की संग्रहण सुविधा एवं भंडारण हेतु स्थापना एवं संचालन। कच्चे लोहे के यातायात के लिए पाइपलाइन डालने एवं संचालन का व्यवसाय। सेमीकंडक्टर वेफर निर्माण इकाई की स्थापना एवं संचालन। प्राकृतिक गैस व कच्चे तेल की पाइपलाइन का जाल बिछाने संबंधी पूंजीगत व्ययों के लिए कटौती केवल कंपनी को ही मिलती है। धारा 35 AD विशेष प्रावधान, भारित कटौती नहीं मिलेगी। धारा 35 AD में पूर्व में अलग अलग परियोजना हेतु विभिन्न दिनांक को परियोजना प्रारंभ करने पर भारित कटौती मिलती थी, परंतु अब किसी भी परियोजना के लिए इस धारा में भारित कटौती नहीं मिलेगी। 10,000 रुपये से अधिक के नगद भुगतान की राशि व्यय के रूप में अस्वीकृत होगी। यदि इस धारा में कटौती योग्य पूंजीगत व्यय का 10,000 रुपये से अधिक नगद भुगतान किया जाता है तो जितनी राशि का नगद भुगतान किया गया है वह राशि व्यय के रूप में अस्वीकृत होगी। 10,000 रुपये तक नगद में भुगतान करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपरोक्त व्यवसायों के अतिरिक्त भारित कटौती संबंधी अन्य प्रावधान इस प्रकार है। नंबर 1, प्रथम शीत श्रृंखला सुविधा में कृषि, वन उत्पाद, मांस के उत्पाद, मुर्गी पालन उत्पाद, समुद्री खाद्य उत्पाद,
डेयरी उत्पाद, फूल फल एवं इनके उत्पादों का संग्रहण एवं यातायात सम्मिलित है। विशिष्ट व्यवसाय परियोजना का निर्माण किसी पुराने व्यवसाय का विभाजन अथवा पुनर्निर्माण करके न हो और पुरानी मशीनों का प्रयोग न हो, परंतु कुल परियोजना मूल्य के 20% के बराबर की पुरानी मशीनें प्रयुक्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त विदेश से आयातित मशीनें पुरानी भी हो सकती है, बशर्ते भारत में उन पर कभी भी हाश की कटौती न मिली हो। भूमि, ख्याति या वित्तीय प्रलेख पर किए गए व्ययों की कटौती नहीं मिलेगी। जिस गत वर्ष में व्यवसाय प्रारंभ किया गया है, उस वर्ष से पूर्व भी परियोजना हेतु व्यय किए गए हैं, तो उनकी कटौती व्यवसाय प्रारंभ करने वाले गत वर्ष में तभी मिलेगी जब उन्हें पूर्व में अपलिखित नहीं किया हो। एक बार धारा 35 AD में कटौती मिलने के बाद ऐसे व्यय पर धारा 80 में कोई भी छूट नहीं मिलेगी। हाश अथवा अतिरिक्त हाश भी स्वीकृत नहीं होगा, अर्थात अन्य लाभ नहीं मिलेंगे। यदि विशिष्ट व्यवसाय के लिए धारा 35A में कटौती मिल चुकी हो तो धारा 10 AA में कोई कटौती नहीं मिलेगी। इस संबंध में यह प्रावधान किया गया है कि जिन मशीनों पर धारा 35 AD में विशेष व्यवसाय में प्रयुक्त होने के कारण कटौती मिली है, उन मशीनों का 8 वर्षों तक उसी विशिष्ट व्यवसाय में प्रयोग होना चाहिए। अन्यथा जिस वर्ष में मशीनों का अन्य व्यवसाय में प्रयोग होगा, उस वर्ष में पूर्व के वर्षों में स्वीकृत कटौती और यह मानते हुए कि कटौती न मिलने पर कितना हाश मिलता, उस हाश की राशि उस वर्ष में कर योग्य हो जाएगी जिस वर्ष में मशीनों का अन्य व्यवसाय में प्रयोग हुआ है। उस अन्य व्यवसाय के लिए संपत्ति की लागत वह राशि होगी जितनी उसके नियमानुसार क्रय की लागत थी, वह इस लागत में से उस कल्पित हाश की राशि को घटा दिया जाएगा जितने वर्षों तक इसका उपयोग व्यवसाय में किया गया हो। हाश की दर वही होगी जो उस संपत्ति पर लागू हाश की दर होती है। ऐसी संपत्ति के निष्पादन पर प्राप्त राशि आय मानी जाएगी। यदि विशिष्ट व्यवसाय से कोई हानि हो तो उसकी पूर्ति उसी विशिष्ट व्यवसाय के लाभों से या अन्य विशिष्ट व्यवसायों के लाभों से हो सकती है। इस संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। यदि करदाता के 2 या अधिक व्यवसाय हैं जिनमें एक पर धारा 35 AD में कटौती मिली हो और दूसरे पर नहीं, तथा उनके बीच माल या सेवा का हस्तांतरण होता है, तो वह बाजार मूल्य पर ही होगा। करदाता के खातों का अंकेक्षण अनिवार्य होगा। पॉइंट नंबर 20, डोनेशन टू एक्सटर्नल कंसर्न्स। बाहरी संस्थाओं को दिए गए दान। बाहरी संस्थाओं को दिए गए दान के संबंध में अग्रलिखित 2 प्रकार की स्थितियां हो सकती है। नंबर 1, सामान्य कटौती। नंबर 2, भारित कटौती। सामान्य कटौती यानी अंशदान या दान की राशि के बराबर कटौती। डिडक्शन फॉर एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन और डोनेशन। आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं में ऐसे अंशदानों का उल्लेख है जिनके संबंध में भारित कटौती नहीं मिलती है, परंतु वास्तविक राशि की कटौती मिलती है। ऐसी कटौतियाँ कई प्रकार के कार्यक्रमों के लिए मिलती हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, ग्रामीण विकास के किसी कार्य को चलाने हेतु भुगतान, पेमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बशर्ते कि ऐसे कार्यक्रम का अनुमोदन 1 मार्च 1883 से पूर्व निर्धारित प्राधिकारी द्वारा कर दिया गया हो। नंबर 2, ऐसे किसी संघ अथवा संस्थान को अनुदान या दान जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम में संलग्न व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना हो, बशर्ते कि ऐसे कार्यक्रम का अनुमोदन 1 मार्च 1983 से पूर्व हो चुका हो। नंबर 3,
केंद्रीय सरकार द्वारा गठित ग्रामीण विकास के लिए गठित ग्रामीण विकास कोष में भुगतान, पेमेंट टू नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट। नंबर 4, केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन कोष में भुगतान, नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड। नंबर 5, यदि करदाता द्वारा राष्ट्रीय समिति नेशनल कमेटी से स्वीकृत किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, स्थानीय सत्ता, संघ या संस्थान को एलिजिबल परियोजना में, मान्य परियोजना में कोई राशि दी जाए तो उसकी कटौती मिलेगी। कर निर्धारण वर्ष 2018-19 में इस कटौती को बंद कर दिया गया है। ये सभी परियोजनाएं केंद्रीय सरकार द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण तथा उच्च जीवन स्तर को प्रोत्साहित करने हेतु बनाई गई है। अतः इन योजनाओं में कटौती तभी मिलती है जब ऐसी योजनाएं राष्ट्रीय परिषद से अनुमोदित हो। इस धारा में कटौती मिलने के बाद अन्य किसी धारा में इन व्ययों की कटौती नहीं दी जाएगी। यदि प्राकृतिक संपदा संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए किसी संघ को भुगतान किया जाए अथवा अधिसूचित वनारोपण कोष, फंड फॉर एफॉरेस्टेशन को कोई भुगतान किया जाए तो इस संबंध में कोई भी कटौती नहीं दी जाएगी। यदि इस प्रकार की योजनाओं हेतु कोई वस्तु अथवा संपत्ति दान में दी जाए तो ऐसे दान के संबंध में भी कोई कटौती नहीं मिलेगी। भारित कटौती, राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय आदि को दान के संबंध में भारित कटौती दी जाती है। वेटेड डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन टू नेशनल लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यदि करदाता निर्धारित शर्तें पूरी करने वाली कुछ विशेष संस्थाओं को उनके कार्यक्रम हेतु कोई अंशदान या दान देता है या फिर किसी व्यवसाय, चाहे करदाता ऐसे व्यवसाय में संलग्न हो अथवा न हो, अथवा सामाजिक उत्थान के लिए अंशदान देता है तो उसे ऐसे अंशदान की भारित कटौती मिलेगी। इसके अतिरिक्त इस संबंध में कोई और छूट नहीं दी जाएगी। इसका उद्देश्य इस प्रकार के अंशदानों को प्रोत्साहन देना है। इस संबंध में किसे दान दिया गया है और किस उद्देश्य से दान दिया गया है, इस आधार पर निम्नलिखित 4 परिस्थितियां हो सकती है। नंबर 1, एक कंपनी जो भारत में वैज्ञानिक शोध एवं विकास कार्य हेतु पंजीकृत हो, उसे वैज्ञानिक शोध हेतु चाहे वह भुगतान करने वाले के व्यापार से संबंधित हो अथवा न हो, उसे भारित कटौती दी जाएगी। शोध संस्थान, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अन्य संस्था जो सामाजिक विज्ञान अथवा सांख्यिकीय शोध हेतु कार्य करती हो, उसके संबंध में भी भारित कटौती मिलेगी। शोध संस्थान, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अन्य संस्था आदि जो वैज्ञानिक शोध हेतु चाहे वह व्यापार से संबंधित हो अथवा न हो, उनको दिए गए भुगतान के 150% 150% के बराबर भारित कटौती दी जाएगी। इसी प्रकार राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय अथवा भारतीय तकनीकी संस्थान, IIT या विशिष्ट व्यक्ति जो अनुमोदित वैधानिक शोध हेतु कार्य कर रहे हैं, उनके संबंध में भी दिए गए दानों के लिए भारित कटौती दी जाएगी जो 150% होगी जितना भुगतान किया गया है उसकी। यानी यदि कोई करदाता इन संस्थाओं को 50,000 रुपये की कटौती देता है तो उसका 150% 75,000 रुपये होगा। भुगतान चाहे 50,000 किया गया हो, व्यापार एवं पेशे शीर्षक में इसके लिए 150% की कटौती दी जाएगी। व्याख्यान के बहुत लंबा हो जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए पहले यह तय किया गया था कि पॉइंट नंबर 19 और 20 अलग से डिस्कस करेंगे और उनके लिए एक अलग वीडियो लेक्चर बनाया जाएगा, परंतु क्योंकि संपूर्ण बिंदुओं को एक साथ देखना उचित रहता है, अतः जो लास्ट में नोट लिखा हुआ है उसे विलोपित समझा जाए। धन्यवाद।